नमस्कार, ओएसआई फॉर लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस आपने अच्छे से देखे होंगे और टेस्ट जो आपने दिया था उसको थोड़ा सा परखा ज़रूर होगा। और अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जनवरी फेज़ को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि अब और कौन कौन से पॉइंट्स बच चुके हैं। उसके बाद में मुझे लगता है कि लगभग आपका जो है जनवरी मंथ का जो है करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो भी अभी भी कोर्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप आराम से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कोर्स बहुत नॉमिनल चार्ज पे है। 999 में आपको सारी चीज़ें मिल रही है। लगभग सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है ना। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, 100+ टेस्ट सीरीज वहाँ पे सिर्फ सेकंड पेपर का मिलेगा। और जो सुमेर जी सर है पहले से लगे हुए हैं लाइब्रेरी में और उनको पता है कि किस तरह से आप लोगों को जो है ये चीज़ें कवर करनी होगी। सेकंड बात ये है कि आप लोगों को उससे भी ज़्यादा ये है कि फर्स्ट पेपर में आपको करंट अफेयर्स, राजस्थान जी के, साइकोलॉजी एंड इंडिया जीके की जो हैं आप लोग को टेस्ट मिल रहे हैं। साथ में थोड़ी जो हैं आपको क्लासेस जो अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है वो भी इसी में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द डॉ जॉनसन सस्टेनेबिलिटीज इंडेक्स 2021, इसको जारी किया गया था जनवरी 2022 में। ओके, 2022 में इसको जो है बताया गया है और हमारे सामने लाया गया है। ये इंडेक्स को करने जो है इसका इंडेक्स का जो टाइम पीरियड था वो 2021 का था। उसमें लास्ट तक इसकी सारी चीज़ें देखी गई कि किस कंपनी ने क्या क्या काम किया है और हम लोगों को शो किया है जनवरी 2022 को। उसमें बताया क्या है, बताया ये है कि धातु और खनन में जो धातु और खनन की जो धातु और साथ में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी नई चीज़ें हैं उसको उत्खनन किया जाता है। उसमें जो कंपनियां होती, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल किया गया। किसको? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की 5 बेस्ट जो कंपनीज है उसमें एक नाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का आता है। जिंक लेड की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक होने के साथ ही चांदी उत्पादन में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है। उसका नाम है हिंदुस्तानी जिंक लिमिटेड। जिंक को जस्ता बोला जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपने नाम सुन लिया होगा। भारत की सबसे बड़ी जिंक उत्पादन कंपनी है, यानी कि जस्ता उत्पादन कंपनी। क्लियर? उसका मुख्यालय उदयपुर में है लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी तब ये न्यू दिल्ली में था, लेकिन अब जो है उदयपुर में इसका मुख्यालय है। 10 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा आप लोगों को जीके का भी थोड़ा क्या कहते हैं सफ़र करवा दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का इतने से जो है पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, सीमा सुरक्षा बल BSF, सब जानते हैं इसके बारे में, कौन नहीं जानता, ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा नामक नियमित वार्षिक अभ्यास, मतलब हर बार रेगुलरली हर साल ये होता है, तो इस बार किया गया 23 से 28 जनवरी 2022। लेकिन ये डेट है लगभग फिक्स ही रहती है 23 से 28 जनवरी के बीच में, ये ध्यान रखना। तो 2022 का जो है क्या कह सकते हैं ये अभ्यास जो है किया गया। इसमें होता क्या है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, याद रखना, रेड क्लिफ नाम है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा बनाई गई है, वहाँ पर यह आयोजित किया जाता है। लेकिन मेन जो जगह है इसकी वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में ये ऑपरेशन लगभग ज़्यादा किया जाता है, निगरानी रखी जाती है ताकि कोई उल्टी सीधी गतिविधियां ना हो सके, कुछ आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो सके, इसकी वजह से ये रखा जाता है। ओके, साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। रेड क्लिफ के बारे में बात हुई है तो रेड क्लिफ को किसने बनाया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करना पड़ेगा कि रेड क्लिफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे 15 अगस्त 1947 के बारे में। 1947 ये डेट तो सब जानते हैं ना, भारत आज़ाद हुआ था उस दिन 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को एक लाइन बनाई गई जिसका नाम था रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को, बॉर्डर को रखा गया था। किसने रखा? एक वकील साहब थे अंग्रेज जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। याद रखना इस बात को, सिरिल रेडक्लिफ उनका नाम था जिसकी वजह से रेडक्लिफ इसका नाम पड़ा और उन्होंने ये जो है दायरा खींच दिया था, है ना। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता है कि इसकी लंबाई कितनी है रेडक्लिफ की, तो याद रखना 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है
ओके। और अगर राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1070 किलोमीटर, याद रखना है ना, 1070 किलोमीटर। और साथ में यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा डीप जाते हैं, है ना, करंट अफेयर्स की क्लास है ही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरह से जो है इंडिया का राजस्थान का मैप होता है। क्लियर है, थोड़ा सा अच्छा बन गया है। ओके, चलिए थोड़ा सा इसमें बारे में बता देता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है राजस्थान में, हनुमान श्री गंगानगर से, ठीक है, श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है जो बाड़मेर तक जाकर ये समाप्त होती है, ठीक है। श्रीनगर में जो हम लोग बात करते हैं, जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहाँ गांव कह सकते हैं, जो हम लोग जिला कह सकते हैं, वो उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है उसका नाम है हिंदू मल या हिंदू कमल भी बोला जाता है। काफ़ी बुक में हिंदू कमल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदू मल भी दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बाड़मेर की बात करूँ तो यहाँ पे है बाकासर, ठीक है, बाकासर नाम की जगह है, वहाँ पर ये लास्ट जहाँ पर एंड हो जाता है। क्लियर रखना इस बात को, है ना। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 2900 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान में लंबाई है, ये याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्वेश्चन कैसे बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताओ जो राजस्थान में बनती है, तो टोटली जो है आप लोगों की बनती है 1070 किलोमीटर। क्लियर है, बाकी का और तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं निकलेगी। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेशन गर्म हवा, वो गर्मियों के टाइम में निकाली जाती है, ठीक है, एग्जैक्टली याद रखना, है ना। उसके बारे में मैं आपको आगे वाले जब भी जो महीने की जो क्लासेस होगी उसके बारे में आपको मैं बताता जाऊँगा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है, ज्ञानदूत 2.0। ज्ञानदूत का द्वितीय संस्करण था, सेकेंड फेज था, उसका शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा 12 जनवरी 2022 को किया गया। अब जो ज्ञानदूत है, पहला फेज वो कॉलेज में किया गया था। कॉलेज में थोड़ा सा देखा गया था कि कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी सी धीमे चल रही है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से ये ज्ञानदूत फर्स्ट फेज उस टाइम किया गया था। लेकिन जो सेकंड फेज है वो 2022 में स्टार्ट किया गया, फर्स्ट फेज 2021 में स्टार्ट किया गया था। 2022 में ये किया गया कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्कूलिंग के भी हैं, तो उनको क्या किया जाए, टेक्निक सहायता की जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाए। इनके लिए उनसे अलग से सारी चीज़ें करवाई गई, वीडियोज़ वगैरह दिए गए, लेक्चर्स उनको प्रोवाइड करवाए गए। तो ये ज्ञानदूत 2.0 के अंतर्गत आता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह, पशुपालक सम्मान समारोह भी बोला जाता है, याद रखिए इस बात को, का आयोजन 12 जनवरी 2022 को कहां किया गया, जयपुर में। यहां पर ऑप्शन क्या आएंगे आपके, ध्यान रखना कि राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह कहां हुआ। तो काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, क्योंकि यहां पर पशुओं की जो है तादाद अच्छे से जो है उनको लगता है कि ज्यादा काउंट होती है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, वहां ऑप्शन को राइट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ कहाँ है, जयपुर में हुआ है। अब हुआ क्यों है, देखिएगा, कोरोना के वक्त में हर किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, लेकिन इस बार जो है इन्होंने, गवर्नमेंट ने तय किया कि काफ़ी लोगों की हेल्प की जाए, तो इसमें क्या किया उन्होंने, पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बनाई। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया साहब ने ये करीबन राज्य के 405 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया, याद रखना, है ना, क्योंकि अगर जब आप सम्मानित करते हो किसी व्यक्ति को तो और लोग उसके साथ में आते हैं और ये सोचते हैं कि क्यों नहीं हम भी अच्छी कोशिश कर सकें, ताकि जो आने वाला वक्त है ना, वो बेहतर हो सके, उनके लिए भी कभी क्या कहते हैं, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए। तो ये क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ओके, अब आता है बब्बाई। बब्बाई खेतड़ी में यहाँ पर ध्यान रखना, अंडरलाइन करना भूल गया, बब्बाई खेतड़ी में 10.27 मतलब 27 करोड़ नवीन डेयरी संयंत्रण का लोकार्पण भी किया गया। नई डेयरियां खोली गई ताकि जो पशुपालक लोग हैं वो जो उसका जो भी पशु हैं उसके दूध, है ना, दूध से बनी हुई सारी चीज़ें वो कहाँ बेच सके, डेयरी में बेच सके और उनका फायदा हो सके, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा है ना। अब मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना भी जो है स्टार्ट कर दी गई थी काफ़ी टाइम पहले, 1 अप्रैल 2013। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि लगभग जो है करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी महीने से, देखो 6 महीने का गैप होता है, जनवरी से लगाकर, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम है, मान लीजिए अगस्त सितंबर में, तो जनवरी से अगस्त तक आप पढ़ लेते हैं ना, बहुत है।
लेकिन उसके आसपास के क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी होता है। उसका एक रीजन होता है। देखिए, जैसे मैंने ही बताया, दूध के बारे में ये सारी चीजें हुई। पशुपालक से कौन जुड़ा? नवीन डेयरी संयंत्रण, है ना। जब डेयरी की बात हुई तो एक योजना आ जाती है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना। क्लियर है? जो 1 अप्रैल 2013 में हुई। तो ये एग्जाम में पूछने लायक बन जाता है। क्लियर? थोड़ी इस चीजों को अपने माइंड में रखिए। ओके, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड सेफ्टी एंड जेंडर इक्वालिटी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये प्रोजेक्ट रखा गया है। इसमें क्या कहा है कि आप लोगों को क्या सिखाई जाएगी? रोड सेफ्टी के बारे में सिखाई जाएगी। इन्होंने क्या किया कि कुछ देशों को वहां पे पॉइंट किया है, वहां के कुछ स्टूडेंट्स को, है ना, यूएस स्टूडेंट्स को वहां से दूसरी जगह भेजा जाता है ताकि वहां की कुछ नॉलेज ले सके, या मतलब जिस हिसाब से वो पहुंचते हैं। जैसे मान लो इसमें रोड सेफ्टी के बारे में, तो वो लोग रोड सेफ्टी के जानकारी के लिए वो वहाँ पर आते हैं। जितने भी कह सकते हैं ना, जिस प्रोग्राम से शामिल जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस बार नेपाल से जो है आए हैं इंजीनियर्स, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के एक 12 सदस्यीय लोग यहाँ पर आए थे। 12 सदस्यीय एक दल आया था, है ना, जिसने कहाँ पे आया था? जयपुर में आया था। और जयपुर में क्या सीखा? परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के मुख्यालय में पहुंचे और उन्होंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी है। ये है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड सेफ्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ओह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं बुक से रिलेटेड आती है, यानी कि बुक के राइटर के बारे में आती है, कभी उस बुक के अंदर की जो जितने भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आती है। तो इस बार की ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। गंगा राई इमेजिनिंग, रेजुविनेटिंग एंड रिकनेक्टिंग, ये एक किताब का नाम है। ठीक है, इस किताब को लिखा कौन है? तो याद रखना, राजीव रंजन मिश्रा। ये कौन है? राष्ट्रीय स्वस्थ गंगा मिशन के महानिदेशक थे, और साथ में पुष्कल उपाध्याय, ये मिशन में काम कर चुके IDAS ऑफिसर थे, जिन्होंने इनको बहुत करीब से देखा, इस चीज को, गंगा को, है ना। और उन्होंने ये किताब उन्होंने साथ मिलकर लिखी है। ध्यान रखना, ये उस टाइम मिले थे साथ में जब ये गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा था, तब इन्होंने ये बुक लिखी है। बहुत प्यारी बुक है, एक बार आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? जोधपुर स्थित इस जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया 15 जनवरी 2022। ध्यान रखना, ये एक तरह का अनोखा एक प्रयास है गवर्नमेंट का, है ना। महाविद्यालय खोलना एक बड़ी बात है, वो भी उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा असमर्थ हैं अपने एक लेवल के लिए। ठीक है, तो गांधी बधिर महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया जोधपुर में 15 जनवरी 2022 के वक्त में। ये ध्यान रखना, पहले ये जोधपुर में गांधी बधिर विद्यालय हुआ करता था, जिसकी स्थापना जोधपुर बधिर कल्याण समिति के द्वारा किया गया था। लेकिन अब एक गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ऐसा एक कदम उठाने के लिए राजस्थान में एक बड़ा ये ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, ये जो है 1982 में इसको बनाया गया था इस स्कूल को, लेकिन उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया महाविद्यालय में। तो अब वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, 13वां। अभी देखिए इसमें 2 पॉइंट मैं आपको निकाल के दूंगा, उसको दोनों को आपको क्लियर रखना है। देखिए, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में रखा गया है 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। ये 2 तरह का है, मैं पहला तरीका बता रहा हूं, वो है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का है, जो है संबोधन किया गया था जनवरी 2022 में। इस जनवरी 2022 में जो यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा ये यहाँ पर संबोधन किया गया और कहा गया कि जो झारखंड और उनके आसपास के जितने भी आदिवासी बहुल एरिया हैं, है ना, वहाँ के युवा यहाँ पर आए, अपनी कला के बारे में बताएं, हमारी कला को जाने। तो इस तरह का जो है आदान प्रदान होना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी युवाओं को एक टूर के हिसाब से बुलाया गया राजस्थान में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हो, है ना, ध्यान रखना, ये वाला, यह 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, ये भारतीय है। ठीक है, पूरा इंडिया का है, केंद्र के हिसाब से है, ध्यान रखना, है ना। ये हुआ था देहरादून में। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना, देहरादून में हुआ था, वो भी जून में, जून 2022 में। क्लियर है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है।
राजस्थान में संबोधन किया गया था जनवरी 2022 में। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि आयोजित किया गया कार्यक्रम है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है अशोक जी ने उन्होंने संबोधन किया था उस वक्त जनवरी 2022 में। लेकिन इसका जो रियलिटी अगर बात की जाए केंद्र के हिसाब से, भारतीय 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो हुआ है वो देहरादून में हुआ है, वो भी हुआ है जून 2022 को। याद रखना, इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, उसके थोड़ा सा देखना है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, राजस्व ग्राम के बारे में आ गया है कि चूरू, अजमेर और नागौर 3 जिलों के मजरों ठाणियों को नवीन राजस्व ग्राम जनवरी 2022 में घोषित किया गया। अब आपके दिमाग में आया राजस्व ग्राम क्या होता है। अब राजस्व ग्राम क्या होता है कि वहाँ एक छोटी सी जो ढाणियाँ होती है, जहाँ का एक पैमाना माना गया है कि इतने लोग होने चाहिए, इतना किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। अगर ये फिक्स बैठता है तो उनको एक छोटा सा गांव बना दिया जाता है। वहाँ पे अलग से प्रशासनिक ढांचा बैठता है, जैसे वहाँ पे पटवारी बैठता है, तहसीलदार बैठते हैं, एक पुलिस स्टेशन होगा, वैसे सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस तरह के जो है 3 जिलों, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, राजस्थान में राजस्व ग्राम कितने जिलों में बनाए गए हैं जनवरी 2022 में। तो याद रखना 3 जिले कौन कौन से, चूरू, अजमेर, नागौर। और कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से दिया जाता है कि इन तीनों में से कहाँ राजस्व ग्राम नहीं बनाए गए हैं, वो भी आपका ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, नागौर जिले में काफ़ी कुछ जगह पर जो है राजस्व ग्राम बनाया गया, जैसे कुचामन सिटी में बनाया गया है जिसका नाम है नाडापुरा। सिंधापुरा में जो है एक जगह है, शहीद रामेश्वर नगर को भी एक जो है ग्राम बना दिया गया है राजस्व ग्राम। अजमेर में सबसे ज़्यादा राजस्व ग्राम बनाए गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। चूरू में भी है कुछ जगह, जैसे रामदेवरा और जसरासर में एक बनाया गया है, जिसको नाम रखा गया जसरासर, ठीक है, ये ग्राम रखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? अजमेर में राजस्व ग्राम बनाए गए हैं, है ना। बहुत सारी तहसीलें हैं, उनसे हटाकर जितने ढाणियाँ हैं, जितने से ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनको एक बड़ा सा गांव बना दिया गया, या मतलब एक गांव के रूप में तैयार कर दिया गया है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, गायत्री परिवार के साथ, केंद्रीय योग के साथ और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा योग महोत्सव। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन वाली चीज हो गई, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। योग दिवस अलग है, योग महोत्सव अलग है, दोनों में फर्क है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो योग महोत्सव 8 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी 2022 के बीच में कहाँ? नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो हर बार नाथ द्वारा उदयपुर में कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी होती है महाराणा प्रताप की, उदय सिंह जी की, ऐसे जो है कहानियाँ सुनी होती है, तो उनको लगता है कि नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद, सॉरी उदयपुर में। तो है कहाँ? राजसमंद में है। योग महोत्सव वहाँ पर मनाया गया है। और केंद्रीय आयुष मंत्री ने नाथ द्वारा में क्या खोला? आयुष वेलनेस सेंटर खोला है। जो कहाँ खोला है? नाथ द्वारा में खोला है। इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है? 19वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान केंद्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो आगे जाकर कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में वैज्ञानिक थॉट्स डाला जाता है, उनको ये समझा जाता है वैज्ञानिक किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वैज्ञानिक बना जाता है, क्या क्या रोल होता है उनका। तो इस तरह से वो इसके बारे में ये कार्यक्रम बनाए गए हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत आगे तक जाए। उनके वर्चुअल उद्घाटन, वर्चुअल का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, जैसे अभी हम लोग वर्चुअल ही जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे ऑनलाइन क्लासेज होगी, लाइव क्लासेज होगी, उस तरह से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान के द्वारा 18 जनवरी 2022 को किया गया। ये ध्यान रखना, इस कार्यक्रम का उद्घाटन। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है? अगला पॉइंट, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ? बीकानेर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो अकादमी है वो कहाँ है? वो है बीकानेर में, ध्यान रखिएगा। उसकी एक मुख्य पत्रिका निकलती है जिसका नाम है जगती ज्योत, और उसका एक विशेषांक बनाया गया है जिसका नाम है पंडित भरत व्यास विशेषांक। उसका विमोचन किया गया 21 जनवरी 2022 को। कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री थे उस वक्त बीडी कला साहब, लेकिन अब ये क्या है? शिक्षा मंत्री है। ठीक है, शिक्षा मंत्री साहब हैं अब बीडी कला साहब। ठीक है, ये 5वीं बार अपनी जो है ये शिक्षा मंत्री बने हैं। अपनी काबिलियत के दम पर ये
ठीक है, उनके पास बहुत अच्छा काम जो है एबिलिटी है उसके लिए। ये जो है जगती जोत की एक बुक है, ध्यान से आप देख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी किताब है। चलिए, तो इसमें सारी चीज़ें आपको बता दी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, एक मुश्त समझौता योजना जो 8 मार्च 2022 के सामने आया है, उसमें होता क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जनवरी में इसलिए आया था कि उस समय गवर्नमेंट ने एक मुश्त योजना के बारे में जानकारी दे दी थी, ठीक है, एक मुश्त समझौता योजना के बारे में, लेकिन इसको जो है आगे क्रियान्वित किया गया, ठीक है, वो किया गया 8 मार्च 2022 को जो है पाइपलाइन में डाला गया। तो इसमें होता क्या है, तो ध्यान रखना, कोरोना काल, ये कोरोना काल तो बहुत लोगों को ले डूबा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा किसान वर्ग को सहायता देने के लिए 2 पॉइंट तो यहाँ से बन गए, ठीक है, उनको राहत देने के लिए सहकारिता विभाग, ये सहकारिता विभाग होता कहाँ है, जहाँ से आप लोगों को कभी लोन मिल जाता है, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है किसानों की हेल्प की जाती है, ठीक है, उनके द्वारा ये चलाया गया ताकि उनके जो कर्ज हैं, है ना, जो कुछ टाइम पहले जो कर्ज हो गए थे, योजना के तहत में क्या आएगा, अवधि पार ऋणी किसानों, या तो ऐसे किसान जिनकी मृत्यु हो गई है ना, कोरोना के वक्त में, और उन्होंने ऋण लिया है वो चुका नहीं पाए, उनके लिए राहत दी जाएगी। साथ में संपूर्ण बकाया ब्याज, जो भी और किसान हैं जिन्होंने जो है पैसे लिए गवर्नमेंट से और चुका नहीं पाए, बैंकों से लोन लिया है वो नहीं चुका पाए, जिसमें बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूर्णतया माफ करना उनका एक इरादा बन गया है, मकसद बन गया है। तो केंद्रीय सहकारिता बैंक और साथ में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से ये काम किया जा रहा है, से कृषि और अकृषि ऋण, जिसने खेती पर ऋण लिया है और या खेती पर ऋण लेके कुछ अलग तरह का ऋण लिया है, लेकिन है कौन, किसान की तरह ही है, काश्तकार हैं, उनको मिलेगा ये एक मौका जिसमें ऋण चुकाने के किसानों को आसानी हो जाएगी, यानी कि परसेंटेज कम कर दिया जाएगा या उनकी बहुत अच्छे से हेल्प की जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में उष्ट कल्याण शिविरों, उष्ट के बारे में जानते होंगे, हिंदी का एक वर्ड है ना, थोड़ा सा समझिए, उष्ट का मतलब होता है ऊंट। ओके, उष्ट कल्याण शिविरों की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2022। अब ये क्यों किया गया उसके बारे में बता देता हूं। उसमें किया जाएगा ऊंटों का परीक्षण कर उपचार किया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े देखे गए हैं कि ऊंटों में जो है ऊंटों की काउंटिंग की गई, तब उसमें लगा कि थोड़ी सी कमी आई है, बहुत हद तक जो है डाउन चला जा रहा है, ऊंट बहुत कम बचे हैं अब राजस्थान में, ठीक है, जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन अब उनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और वो सोच रही है कि आने वाले वक्त में इनकी जो है प्रजाति भी बचानी चाहिए, कि आने वाला वक्त इन कभी ना कभी ऐसा खराब ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया है कि इनके उपचार के लिए फ्री जो है शिविर बनाए गए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पे ऊँट हैं, वहाँ लोग वहाँ पर जाएं, उस ऊँटों की जितनी भी बीमारियाँ हैं या कुछ भी दिक्कत है उसको वहाँ पे सॉल्व कर सके। इसलिए पशुपालन विभाग के द्वारा ये किया गया है। ध्यान रखिए इस बात को, डेट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सजग ग्राम योजना, अब सजग के बारे में आप जान गए होंगे, ये किसके बारे में बताया गया है। सजग है ना, वर्ड ही आप लोगों को पता है। भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सबसे बड़ा पॉइंट है, भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा, जिसे एसीबी बोला जाता है ना। कब किया गया, 6 दिसंबर 2021 को स्टार्ट किया गया। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से इन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, काफ़ी लोग रिश्वत मांगते हैं, उसके काम नहीं करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये रखा गया है। इस योजना के तहत राजस्थान एसीबी की टीम ने कुल करीबन 51 गांवों को प्रदेश भर में गोद लिया है। याद रखना, राजस्थान में करीबन कितने 51 गांवों को उन्होंने गोद लिया है, ताकि कुछ जगहों पर कम से कम 51 गांवों में वो सजगता फैला सके, वहाँ पे भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी जगह से ही कुछ बड़े कारनामे होते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया, पहले 51 गांवों को गोद में लिया, धीरे धीरे इसके एरिया को बढ़ाया जाएगा ताकि हर जगह ये सजग हो सके। अब आपको भी सजग होना होगा, याद रखना 1064 एक नंबर है, आप डायल कर सकते हैं जब आपके साथ कोई दिक्कत है, कोई आपसे रिश्वत मांग सकता है या आपसे कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करवा रहा है,
तो ये ब्यूरो आपकी हेल्प करेगा और इसमें आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। 1064 ये नंबर है ना। आने वाले टाइम में आप भी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, तो इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य स्वस्थ बेटी अभियान, बहुत अच्छा है। ओके, अब इसमें क्या बोला है, राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत के द्वारा प्रदेश की बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस उद्देश्य से अलवर जिले के बाणसूर नाम की जगह में स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब की है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जो कब आता है, 24 जनवरी को आता है, लेकिन इस बार 2022 को ये उन्होंने अच्छा काम किया है। कहाँ, अलवर, यही रहा आपका अलवर। क्लियर है, ये अलवर रहा है। और इस तरह से थोड़ा सा नक्शा भी याद रखिए, ताकि इसमें क्या होता है, जब आप फोटोज देखते हो ना तो और ज़्यादा याद होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है एक और पॉइंट होना चाहिए। ओके, ये रहा राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना, 24 जनवरी 2022 को हुआ। और इसमें क्या हुआ, महिला अधिकारिता निदेशालय की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम किया गया। उसमें क्या बोला गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत समस्त जिले में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां की गई, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, बेटियों के जो है जितनी भी योजना है उसके बारे में बता सके, और जो है उनका अनुपात है बेटियों का वो बढ़ा सके, इसके हिसाब से। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसका जो है शीर्षक रखा गया, विषय रखा गया मेरे सपने मेरी उड़ान, ये विषय रखा गया, जिसमें करीबन 150 शब्दों का लेखन यानी निबंध रखा गया, प्रतियोगिता रखा गई, ताकि उनकी थॉट सोच सकें, उसकी समझ देख सकें। तो मेरे सपने मेरी उड़ान एक सब्जेक्ट था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को इसको आरंभ किया गया था, है ना। याद रखना इस पॉइंट को भी, क्योंकि इसके आसपास की योजना के बारे में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ है 22 जनवरी 2015। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब मतदान तो देना ही चाहिए। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है 25 दिसंबर और 2022 को, लेकिन एक्चुअली जब आपको पूछा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी, उसको क्लिक कीजिएगा, राइट हो जाएगा। 12वां जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी 2022 को मनाया गया। इसमें क्या रखा गया देखते हैं। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रखी गई थीम का शीर्षक है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। यानी कि जो इस बार जो चुनाव होंगे, या हम लोग कह सकते हैं जितने भी चुनाव होते हैं, उसको बहुत आसान सरल बनाना उनका मकसद है। ठीक है, इस बार का तो उन्होंने एक पहल रखी है, बहुत अच्छी पहल रखी है। उन्होंने क्या किया, इस कार्यक्रम के दौरान एक नई पहल रखी है। उन्होंने एक लिफाफे बनाए, बहुरंगी, अलग अलग तरह के लिफाफे बनाए, ताकि इस जागरूकता को और आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुरंगी लिफाफा को बोला जाता है एम्पिक किट। ठीक है, इसे वो भेजने की नई व्यवस्था स्टार्ट की गई, जो कहाँ की गई है, जयपुर के मालवीय क्षेत्र में, मालवीय नगर में, और बस्सी विधानसभा के क्षेत्र में ये किया गया। ध्यान रखना, इन दो जगहों पे ये इसको स्टार्ट किया गया, ताकि चुनाव प्रचार को आसानी से किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी फैलाई जा सके। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा 2 फोटोज आई हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा, लता मंगेशकर और स्वामीनाथन जी हैं। ओके, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा क्या किया गया, एक 18वां दीक्षांत किया गया। हर एक कॉलेज का एक दीक्षांत होता है। ये 18वें दीक्षांत में प्रख्यात पार्श्व गायिका, जो हर कोई जानता है इनको, ठीक है, लता मंगेशकर जी को संगीत और गायन के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए डी लिट की उपाधि दी गई, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। साथ में वैज्ञानिक साहब डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए DSC वर्ड के ऊपर जाएगा, उसकी मानद उपाधि दी है। कब, 27 जनवरी 2022 को प्रदान किया है ना। बहुत अच्छे पॉइंट्स बन रहे। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, रेडी हो ना, उदास तो कहीं रहना, ठीक है, एकदम खुश रहिए, क्योंकि पढ़ने में मजा तभी आता है जब हम लोग खुश रहते हैं, अपना माइंड जोड़ा थोड़ा सा जो है कहते हैं ना प्रफुल्लित होता है, उस वक्त हम लोग ज़्यादा याद करने की जो है जहमत उठाते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। GST एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल। ओके, GST का नाम सुनकर ही दिमाग में आया होगा ना टैक्स के बारे में। चलिए, आने वाला वक्त में टैक्स ही भरना है काफ़ी लोगों को। चलिए, कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए, कर अपवंचन को रोकने के लिए
तकनीकी प्रयोग की पहल करते हुए वाणिज्यिक कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जीएसटी एडवांस एनालिटिक पोर्टल बनाया गया, ताकि आप लोग कर जो टैक्स है अच्छे से दे सकें, कोई चोरी नहीं हो सके, आप उसके बारे में ध्यान रख सकें, जिसका शुभारंभ 12 जनवरी 2022 को किया गया और करने वाले हैं मुख्य कर आयुक्त रवि सेन जी के द्वारा। क्लियर? इसमें भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजीव गांधी जल संचय योजना। ये अच्छा है। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना 302 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करके जिला परिषदों को यह राशि जारी कर दी गई है जनवरी 2022 को। इसमें क्या रखा गया है? इनमें ये बोला गया है कि काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की किल्लत आज भी है, तो वहाँ पर इन जगहों पर क्या किया जाएगा? जल को संचय किया जाएगा, रोका जाएगा, पानी को ठहराव कराया जाएगा काफ़ी ऐसे गाँव में, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? राजीव गांधी जल संचय योजना बनाई है। क्लियर है? इस जल संचय योजना के तहत प्रथम चरण में, पहले चरण में याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, प्रथम चरण के अंतर्गत कितने आएंगे? 47 ग्राम पंचायतों के कितने गांव? 122 गांव यहाँ पे आएंगे। ध्यान रखना, 122 ग्रामों को चयन किया गया 47 ग्राम पंचायतों के तौर पे। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये क्या है? सरिस्का के बारे में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बनाए गए नए टूरिस्ट रूट, एक रूट बनाया गया है ताकि वहां पे टूरिस्ट आराम से जा सके, जिसका नाम है 12 लिबारी। वहां पे उसको शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2022 को। कहां पर है सरिस्का? यहाँ पर है ना। टाइगर रिजर्व बनाया गया है, टीकाराम जूली ने इसका जो है किया गया। अब बफर क्षेत्र क्या होता है? देखिए, एक रहवासी क्षेत्र होता है, एक अभयारण्य क्षेत्र होता है। ठीक है, उनके बीच में एक खुली जगह होती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं, एक वर्ड आता है स्वतंत्र एक क्षेत्र होता है जहाँ पर एक जोन बनाया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा रास्ता जहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होता, बस वहाँ पे एक अभयारण्य का ही एक क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर उन्होंने बफर जोन बनाया ताकि आराम से वहाँ पर राइडिंग की जा सके। ओके, चलिए, सरिस्का के बारे में आपको काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी पिछले कुछ वीडियोज़ में, क्योंकि सरिस्का के बारे में आप लोगों को काफ़ी बार मैंने काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो सरिस्का के बारे में अगर मैं बताऊँ तो याद रखिएगा, इसको वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था 1955 में। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य इसको घोषित किया गया था 1955 में, और 1978 में इसको बाघ जो है क्या कह सकते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड है बाघ रिजर्व के तौर पे वन्य जीव जो अभयारण्य बनाया गया है वो 1978 में बनाया गया है। इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 17 जनवरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वधार गृह और उज्ज्वला योजना के संबंध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक की गई। अब ये दोनों अगर साथ में बात की जाए, ये दोनों एक ही हैं, लगभग एक है। ठीक है, इसकी लगभग हम लोग कह सकते हैं एक बार शुरुआत 2016 में की गई है, लेकिन उससे पहले भी इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन एक्चुअली इसको जो है 1/1/2016 में इसको स्टार्ट माना जाता है ना। उज्ज्वला योजना क्या है? देखिए, उज्ज्वला गैस योजना अलग है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये उज्ज्वला योजना अलग है। इसमें क्या होता है, देह व्यापार से जो लिप्त महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका पुनर्वास करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक पहल की गई है। साथ में आता है स्वधार गृह योजना। इसमें देखिए, स्वधार गृह योजना भी अलग है, स्वधार योजना अलग है, महिला स्वधार योजना भी अलग है, ध्यान रखना इस बारे में। इसकी शुरुआत 2001-2, यानी कि ये जो है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों उज्ज्वला योजना और स्वधार गृह योजना, इनकी शुरुआत 2001 और 2 के आसपास जो है मानी जाती है। भारत सरकार के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को एक आश्रय प्रदान किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने ये योजना बनाई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? तो ये जनवरी में ओके, तो ये जनवरी में की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या रहा? ओके, ये अच्छा है, पद्म पुरस्कार। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम में और आने वाले टाइम में भी बन सकते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान में प्राप्त करने वाले कौन कौन हैं? तो पहले आता है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण में आते हैं देवेंद्र झाझड़िया साहब चूरू। ठीक है,
पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा काम किया था, है ना, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तब उनको ये पद्म भूषण मिला है। राजीव महर्षि ये पूर्व के मुख्य सचिव हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, जिसकी वजह से उनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आता है पद्मश्री अवनी लेखरा, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनने लायक हैं और बने भी हैं। जयपुर से पैरा खिलाड़ी है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा खेला है, जिसकी वजह से इनको मिला है ये पुरस्कार। नेक्स्ट आता है फिल्मकार चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी फिल्में बनाने के चक्कर में इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आता है राम दयाल शर्मा जी, इनको ये जो है नौटंकी कला में ये माहिर है, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। तो 2022 का शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान शुरू किया है 1 जनवरी 2022 से, जो लगभग मार्च तक चलेगा। ध्यान रखना इसके बारे में। और अगर इसकी बात करूं कि इसकी स्टार्ट की बात जब भी लोग बात करते हैं तो ये 2020 के आसपास की बात करते हैं, जो अक्टूबर के टाइम में आता है। अक्टूबर से लगा के नवंबर के बीच में हुआ था 2020 के वक्त में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, बता देता हूँ, अक्टूबर 2020 से लगाकर नवंबर 2020। ठीक है, उस टाइम ये शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान स्टार्ट किया गया, जिसमें मिलावटखोरी को रोका जाए, इसके लिए ये पहल किया जाता है। हर साल इसके बारे में ये एक सूचना निकाली जाती है, ये एक पहल की जाती है। ठीक है, इस बार भी 1 जनवरी 2022 में इस साल में ये किया गया है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, याद रखना इस बारे में, ताकि मिलावटखोरों को सजा दी जाए, उसको जड़ से ख़त्म किया जाए, है ना, हर चीज़ की मिलावट को रोका जाए। नेक्स्ट आता है 3 जनवरी 2022, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए। 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कोविड वैक्सीन का शुभारंभ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। कोविड-19 इसके बारे में हर कोई जानता है ना, लेकिन जो बच्चों के लिए है वो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, याद रखना ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है ना। अब जब हम लोग बात करते हैं बड़ों के बारे में, हम लोग कहते हैं कि जो बड़ों को कब वैक्सीनेट किया गया, ये तो चलो ठीक है कि 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। तो कोरोना आप लोगों को जैसे पता है ना कि कब आया था, लेकिन जो वैक्सीन लगी थी, मतलब प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, वो किया था 16 जनवरी को 2021। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है, कुछ पता नहीं। लेकिन 16 जनवरी 2021 को अडल्ट को जो है वैक्सीनेट किया गया था। उसके बाद में ये 3 जनवरी 2022 में वैक्सीनेट किया जा रहा है 15 से 18 वर्ष बच्चों के लिए भी, है ना, कोविड से बचा जा सके। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों की क्लास थी और यहाँ तक लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन्स किए हैं, काफ़ी पॉइंट्स किए हैं जो जनवरी महीने के आसपास के हैं और बहुत अच्छे भी पॉइंट बन सकते हैं, एग्जाम में आने लायक हैं। अब अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो हम लोग जो टेस्ट हैं उसमें क्लियर कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिल जा रही होगी और साथ में ऐप पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते जाएंगे और कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों तक प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल पर रखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ में इतना ही बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों के लिए क्लासेस लाई जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। आने वाला टाइम सिर्फ आप लोगों का है, बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए। आने वाले टाइम में ही कुछ नए लेख लिखे जाएंगे जिसमें से आप लोगों का भी नाम होगा। चलिए, इसी आशा के साथ अब जो है विराम लेते हैं। अगली क्लास के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा, है ना। अगला जो फेज़ होगा हम लोग फरवरी के महीने की जो है करंट अफेयर्स को करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही चैनल पर बने रहेगा। हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।